हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद हिमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 8th स्टैंडर्ड से इंग्लिश सब्जेक्ट और उसका 4.2 लेसन रिवॉल्यूशनरी स्टेप्स इन सर्जरी। व्हाट डू यू मीन बाय रिवॉल्यूशनरी? सो रिवॉल्यूशनरी मीन्स total dramatic change or drastic changes, or all of a sudden some complete change takes place. That is called revolutionary. तो रिवोल्यूशनरी स्टेप्स इन सर्जरी, दैट मीन्स सर्जरी। हम सभी को पता है सर्जरी क्या होता है। जब हमारे शरीर का कोई हिस्सा काम नहीं करता है, हमें पेन देता है, तो उस हिस्से को रिपेयर करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो वो ऑपरेट करना इज सर्जरी। और सर्जरी में यानी इस ऑपरेशंस में जो ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं वो कैसे आए हैं, तो ये चैप्टर हमें उनके बारे में बताने वाला है। और लास्ट लेसन में हमने द वेट के बारे में पढ़ा था कि द वेट यानी कि जो डॉक्टर्स एनिमल होता है उसे कितना स्टडी करना पड़ता है, कितना डीप नॉलेज उसको रखना पड़ता है और कितना वाइड नॉलेज उसे रखना पड़ता है। ह्यूमन डॉक्टर्स को इतना नहीं रखना पड़ता है नॉलेज, लेकिन नॉलेज तो चाहिए। बीइंग अ डॉक्टर इमेंस नॉलेज इज रिक्वायर्ड और इतना डीप स्टडी उसमें रिलेट रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। तो उसमें भी सोचो इतने रिवॉल्यूशनरी स्टेप्स यानी जिन्होंने शुरू किया रहेगा तब से लेके अब तक, तो हम वही इस चैप्टर में करने वाले हैं। सबसे पहला है वार्मिंग अप एक्सरसाइज। वो वार्मिंग अप एक्सरसाइज, मार्जिन क्वेश्चंस और वर्कशॉप, ये तीनों के तीनों मैं आपको एज ए लिंक इसमें प्रोवाइड कर दूंगी। और इस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उस लिंक को ले सकते हो, देख सकते हो। वहां पर क्लिक करोगे आपको पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स का, इंक्लूडिंग वार्मिंग अप एक्सरसाइज एंड दैट। तो वार्मिंग अप एक्सरसाइज में इसमें नहीं कर रही हूं क्योंकि वार्मिंग अप एक्सरसाइज करने से वीडियो और लेंथी हो जाएगा एंड स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी टू मेक शॉर्ट वीडियोस, जो कि एकदम शॉर्ट वीडियोस बनाने तो पॉसिबल नहीं है, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। तो मैं इसका PDF जो है आपके लिए अवेलेबल करूंगी, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख सकते हो। एक बार आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बहुत 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 थैंक यू मेरी तरफ से। 10,000 सब्सक्राइबर्स मेरे हो चुके हैं इस न्यू ईयर में 2021 में, और मैं आप सभी को आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं क्योंकि आप सभी के वजह से मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हुए हैं, क्योंकि आपने डेफिनेटली अपने वीडियोस जो देखते हैं मेरे उन्हें शेयर किए होंगे। सो आई एम वेरी ग्लैड दैट यू ऑल हैव शेयर्ड माई वीडियोस। आज भी फिर वही कहूंगी मैं आपसे कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मुझे पता है पसंद ही आते होंगे, लेकिन फिर भी मेरा काम है कहना, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक बटन हिट करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर से इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस से आप अपडेट होते रहें। और अगर आपको वाकई में अच्छे लगते हैं, यूजफुल भी हो रहे हैं आपके ये वीडियोज़, तो डेफिनेटली आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं हम इस चैप्टर की तरफ। ये वार्मिंग अप एक्सरसाइज है। सबसे पहला जो है हमारा डिस्कस इन योर क्लास, हालांकि इसके आंसर्स मैंने दिए हैं। फिर ये मैच द कॉलम है, इसके अंदर हमें A सेक्शन को B सेक्शन के सेंटेंसेस के साथ मैच करने हैं। ये क्लॉजेज है, अ टाइप ऑफ क्लॉजेज। फर्स्ट क्लॉज को हम सेकेंड क्लॉज के साथ मैच करेंगे। और ये वाला भी सेक्शन हमारा क्लॉजेस का ही है। पार्ट 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें सभी क्वेश्चंस दिए हैं, बस हमें उनको क्लॉजेस में कन्वर्ट करना है। एक मैं बता देती हूँ, बाकी के आप सारे टेक्स्ट में से PDF में से ले सकते हैं। द थीफ स्टोल द मनी एंड ही रैन अवे। अब ये दोनों ही, यहाँ पे देखो दो क्लॉजेज है, एंड से कनेक्टेड है। एंड हमारा कंजंक्शन है, तो फर्स्ट क्लॉज जो मेन क्लॉज हम बोल सकते हैं द थीफ स्टोल द मनी। द थीफ हमारा सब्जेक्ट हो गया, स्टोल वर्ब है, द मनी वो ऑब्जेक्ट हो गया। वैसे ही रैन अवे, ये भी एक हमारा क्लॉज है, ही रैन अवे। ही उसमें सब्जेक्ट हो गया एंड रैन अवे हमारा प्रेडिकेट हो गया, जिसमें रैन वर्ब है एंड अवे इज ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों ही हमारे मेन क्लॉज में आ जाते हैं क्योंकि दोनों ही सेंटेंस इंडिपेंडेंट है। दोनों में से कोई भी सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंडेंट नहीं है। दोनों सेंटेंस का अपना अपना मतलब इंडिविजुअली हम निकाल सकते हैं। जैसे द थीफ स्टोल द मनी कंप्लीट सेंटेंस है, ही रैन अवे ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसीलिए ये मेन क्लॉजेज है। और जो कंजंक्शन है जो इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ता है वो है एंड। तो इस चैप्टर में जो ग्रामर हम करने जा रहे हैं, लैंग्वेज स्टडी है, वो है कोऑर्डिनेटर। तो एंड, और, बट, दैट, सो, तो ये वाले हम कोऑर्डिनेशन करने वाले हैं। ये इसका पूरा लैंग्वेज स्टडी का यहाँ पे दिया हुआ है।
क्लॉजेस ऑब्जर्व करना है एंड कोऑर्डिनेटर्स फाइंड आउट करने हैं। कोऑर्डिनेटर्स से हम कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते हैं बच्चों, एंड सबऑर्डिनेटर्स से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं। जो हमारे सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, तो कोऑर्डिनेटर्स हम यूज करते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने के लिए, एंड सबऑर्डिनेटर्स हम यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने के लिए। तो इस चैप्टर में हमने कोऑर्डिनेटर्स को देखा है, कोऑर्डिनेटर्स किस तरीके से हम कोऑर्डिनेटर्स यूज कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड सारे सेंटेंसेस मैंने आपको पीडीएफ में दे रखा है, तो यू कैन चेक आउट देयर। सो वी शैल स्टार्ट विद द चैप्टर रिवॉल्यूशनरी स्टेप्स इन सर्जरी। सो स्टार्टिंग, सर्जरी डेट्स बैक टू एज अर्ली एज 600 BC, यानी सर्जरी कोई आज नया नहीं है, 6th सेंचुरी BC का है, तब से ये सर्जरी जो है शुरू हुई है। सो इट डेट्स बैक टू एज अर्ली एज 600 BC, BC इज बिफोर क्राइस्ट। सुश्रुता संहिता इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वर्क्स इन द वर्ल्ड डीलिंग विद सर्जरी। बच्चों, अगर आपको याद होगा 6th स्टैंडर्ड में, 6th ग्रेड में आपको एक चैप्टर था सुश्रुता संहिता करके। अगर मैं आपको दिखा दूं तो शायद आपको समझ में आए। देखिए 3.4 सुश्रुता, ठीक है। ये एक बहुत ही मतलब पुराना जो है, ही वॉज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन मेडिसिन और द फादर ऑफ सर्जरी एंड द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। मतलब बहुत सारे सर्जरीज जो है उनके टाइम पे किए गए थे। तो देयरफॉर सुश्रुता संहिता जो है, आपने 6th स्टैंडर्ड में भी रीड किया होगा, आपको याद होगा कि किस तरह से एक एनिमल के ऊपर सर्जरी परफॉर्म करते समय उन्होंने क्या क्या किया। तो संहिता, सुश्रुता संहिता, सुश्रुता इज द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन सर्जरी, और संहिता इज द कंपेंडियम ऑफ द वर्क्स दैट ही हैज डन। मतलब कंपेंडियम मतलब कलेक्शन, उन एक ट्रेटाइज है, संहिता इज अ ट्रेटाइज, एक बुक है, जो बुक उन्होंने लिखी है सुश्रुता ने मेडिसिन के ऊपर, सर्जरी के ऊपर। तो सबसे ओल्डेस्ट एंशियंट इंडिया का या वर्ल्ड का भी आप कह सकते हो, लेकिन इंडिया का सबसे एंशियंट मेडिकल के मेडिसिन के ऊपर जो बुक है वो है ये, सर्जरी के ऊपर जो बुक है वो है ये। तो सुश्रुता संहिता इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वर्क्स इन द वर्ल्ड, है ना, इन द वर्ल्ड डीलिंग विद सर्जरी, जो सर्जरी से डील करता है, यानी सर्जरी से रिलेटेड इसमें काफी सारी बातें लिखी हुई है। It indicates that Sushruta was probably the first surgeon to perform surgical operations. यानी ये बताता है, इस बुक से हमें पता चलता है कि सुश्रुता जो कि एक सर्जन था, वो दुनिया का पहला सर्जन था जिसने एक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी परफॉर्म की थी, ऑपरेट किया था, और वो भी एक जानवर के ऊपर ऑपरेट किया था, वो घोड़े के ऊपर। Later some ancient surgeons performed tooth extraction and bloodletting. और फिर उसके बाद में और कुछ सर्जन्स थे उसी जमाने के, उसी सेंचुरी के, उन्होंने और दूसरे सर्जरीज परफॉर्म किए। वो थे टूथ एक्सट्रैक्शन के एंड ब्लड लेटिंग के। टूथ एक्सट्रैक्शन दांत निकालना, एंड ब्लड लेटिंग दैट मीन्स खून, शरीर से खून जब हम निकालते हैं, ड्रेनिंग आउट ब्लड, वैसे और सर्जरीज उन्होंने किए थे। मेजर सर्जरी कुड नॉट डेवलप फॉर सेंचुरीज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। जो बड़ी बड़ी सर्जरीज होती थी वो कई सालों तक नहीं हो पाई, सिर्फ छोटी छोटी सर्जरीज ही होती थी। और क्यों नहीं हो पाई ये बड़ी सर्जरीज, क्यों नहीं कोई अटेम्प्ट कर पाया? क्योंकि उस वक्त उनके पास उतनी नॉलेज भी नहीं थी और ना ही उतना टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ था उस वक्त कि वो लोग टेक्नोलॉजी यूज करके एक पेशेंट को आसानी से ऑपरेट कर सके, बड़ी सर्जरी उनकी कर सके। तो उस जमाने में जब भी कोई सर्जरी होते थे तो डॉक्टर्स क्या करते थे? द डॉक्टर्स हैड टू कट ओपन द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट वाज नॉट हेल्दी। जो बॉडी पार्ट आपका हेल्दी नहीं है, जहां पर तकलीफ है, उस पार्ट को डॉक्टर्स को कट करके ओपन करना पड़ता था, और फिर उस पार्ट को या तो रिमूव करना पड़ता था या तो फिर सेट राइट दैट पार्ट, या फिर उसमें जो भी खराबी है उसको ठीक करना पड़ता था स्टिचिंग करके या जो भी करके। दिस वुड इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ पेन टू द पेशेंट। अभी नेचुरली बॉडी में से, आप बॉडी में जीते जागते इंसान को आप कट कर रहे हो, उसके अंदर कुछ काम कर रहे हो, तो कितना पेन होता होगा। आज हमें छोटा सा पेन होता है तो हम कितने दर्द में रहते हैं, कट होता है तो सोचो उस वक्त जो पूरा का पूरा सर्जरी होता था तो इंसान को कितना दर्द होता था। तो इसीलिए उस वक्त जो सर्जरीज होती थी तो इंसान ज्यादा जी नहीं पाता था। द पेशेंट यूज्ड टू डाई, वेरी रेयरली द पेशेंट वुड सर्वाइव। So this would involve a lot of pain to the patient. General anesthetics like ether or chloroform developed only from mid-19th century, making painless surgical operations possible and successful.
तो जनरल एनेस्थेटिक्स, एनेस्थेटिक्स क्या होता है? एनेस्थेटिक मतलब वो ऐसे सब्सटेंसेस होती है या ऐसे गैसेस होते हैं जिससे एक मतलब उसका सुन्न पड़ जाता है, बॉडी सुन्न पड़ जाता है या वो होश में नहीं रहता है और उसके कारण उसके बॉडी पर जो भी कट्स होते हैं उसे पता नहीं चलता है, इसीलिए तो उसे पेन नहीं होता है। तो जनरल एनेस्थेटिक्स लाइक ईथर और क्लोरोफॉर्म डेवलप्ड ओनली फ्रॉम मिड 19th सेंचुरी। मिड 19th सेंचुरी मतलब 1850s के बाद में ये डेवलप हुई, मेकिंग पेनलेस सर्जिकल ऑपरेशंस। और सर्जिकल ऑपरेशंस अब पेनलेस होते थे, बिना कोई पेन हुए बॉडी को, बिना पेशेंट को कोई भी एक पेन हुए ऑपरेशंस होते थे और वो ऐसे ऑपरेशंस पॉसिबल भी हुए और सक्सेसफुल भी हुए, लेकिन पहले नहीं होते थे। मॉडर्न टेक्निक्स आर यूज्ड नाउअडेज फॉर एनेस्थीसिया, लेकिन आजकल तो मॉडर्न टेक्निक्स यूज हो गए। पहले के समय में तो कुछ गैसेस या क्लोरोफॉर्म, ईथर, क्लोरोफॉर्म वगैरह यूज होता था, लेकिन अब एनेस्थीसिया भी मॉडर्न हो गया है, वो भी एक अच्छा बेटर मॉडर्न टेक्निक से यूज कर रहे हैं एनेस्थीसिया देने के लिए। जैसे जनरल एनेस्थीसिया है, इट बेनम्स द होल बॉडी, ये हमारे पूरे बॉडी को सुन्न कर देता है। सुन्न मतलब हम कुछ भी फील नहीं कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं हमारा पैर सो गया है ना, शरीर नॉर्मली जब हम बैठे रहते हैं एक ही पोजीशन में कई बार, तो हम बोलते हैं हमारा पैर सो गया। पैर सो गया मतलब क्या? वो पैर सुन्न हो गया है, वहां पर हम चिमटी भी भरते हैं तो हमें पता नहीं चलता है। तो जनरल एनेस्थीसिया बिल्कुल इसी तरीके से है, वो जो है पूरे बॉडी को अपने बेनम्ब कर देता है, यानी सेंसलेस कर देता है, कुछ सेंस ही हमें नहीं होता है। इसके कारण जो भी कट हमारे बॉडी में होता है हम उसे फील नहीं कर पाते हैं। एंड इट इज यूज्ड फॉर सर्जरी फॉर एनी रीजन ऑफ द बॉडी। और इसी एनेस्थीसिया को हम यूज करते हैं सर्जरी करने के लिए। बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर सर्जरी करनी हो, सर से लेके पैर तक, तो हम ये एनेस्थीसिया यूज करते हैं बॉडी को बेनम करने के लिए। फॉर लोकल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थेटिक्स आर इंजेक्टेड इनटू द सर्जिकल स्पॉट और एन एरिया नियर नर्व्स। और लोकल एनेस्थीसिया के लिए हम लोकल एनेस्थेटिक्स इंजेक्ट करते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल आपके दांत में दर्द है तो आप दांत के डॉक्टर के पास जाओगे, तो अगर दांत का डॉक्टर आपको बोलता है कि कुछ सर्जरी टाइप करना है आपके मुंह में, दांतों में, या रूट कैनाल करना है या और कुछ करना है, तो वो क्या करते हैं, या दांत निकालना भी होता है, तो क्या आपके पूरी बॉडी को नम करेगा? वो नहीं, वो एक पर्टिकुलर पार्ट जो है आपका, वही पार्ट को नम करेगा। जैसे आंखों का ऑपरेशन होता है तो सिर्फ वही पार्ट आपका नम होता है, मुंह में अगर कुछ ऑपरेशन होता है तो सिर्फ ये मुंह का ही पार्ट आपका नम होता है, तो जिससे आपको कुछ पता नहीं चलता है। तो इसे कहते हैं लोकल एनेस्थीसिया, यानी बॉडी का एक पर्टिकुलर पार्ट, सिर्फ उसी पार्ट को बेनम किया जाएगा। सो दे आर इंजेक्टेड इनटू सर्जिकल स्पॉट, यानी जहां पर ये सर्जरी करनी है बिल्कुल उसी स्पॉट पर वो इंजेक्शन दिया जाता है और बस 1 मिनट के अंदर वो पूरा एरिया जो है सुन्न हो जाता है। या फिर कोई नर्व्स के पास में की एरिया होती है वहां पर ये इंजेक्ट किया जाता है। ओवर द years now, revolutionary steps have been taken in different types of complicated surgery and these have made such operations successful. तो over the years now means तब से लेकर अब तक इतने सालों में बहुत सारे रिवोल्यूशनरी स्टेप्स, यानी बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं, अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज बनी है, डॉक्टर्स ने परफॉर्म किए इतने कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज एंड वो अब सक्सेसफुल भी हुए हैं। दे हैव बीन सक्सेसफुल इन दियर सर्जरीज ऑल्सो, और पेशेंट भी सर्वाइव किए हैं। तो अभी हम इस चैप्टर में सर्जरीज के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विथ कार्डियक सर्जरी। अगर हम कार्डियक सर्जरी के बारे में स्टडी करते हैं तो टुडे इफ यू नीड टू हैव अ हार्ट सर्जरी यू कैन चूज फ्रॉम मेनी फाइन डॉक्टर्स। हाउएवर बिफोर 1893 दिस टाइप ऑफ सर्जरी वाज अननोन। तो आज के तारीख में अगर हम बोलते हैं कार्डियक सर्जरी करवानी है तो सबसे बहुत बड़ी सर्जरी होती है, लेकिन आसान है। हमारे पास बहुत सारे बेहतरीन डॉक्टर्स हैं जिनमें हम चूज कर सकते हैं कि हमें कौन से डॉक्टर से सर्जरी करवानी है। लेकिन ये सीन पहले नहीं था, ऐसा किस्सा 1893 के पहले इस टाइप के कुछ भी सर्जरीज लोगों को पता ही नहीं थे। डॉक्टर्स डिड नॉट हैव मॉडर्न मेडिकल टूल्स एंड प्रोसीजर्स। डॉक्टर्स के पास मॉडर्न मेडिकल टूल्स भी नहीं थे, इम्प्लीमेंट्स भी नहीं थे जिससे सर्जरी की जा सके, और वैसे प्रोसीजर्स भी नहीं थे। प्रोसीजर्स मतलब क्या पहले करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, तो एक एक्टिविटी कैसे होनी चाहिए फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, वो भी नहीं पता था कार्डियक सर्जरी के टाइम पे। सो डॉक्टर्स डिड नॉट हैव मॉडर्न मेडिकल टूल्स एंड प्रोसीजर्स एसेंशियल फॉर हार्ट सर्जरी।
In those days, heart patients were treated with sedatives. Sedatives means पेन किलर्स. आज भी अगर हमें कहीं पर सर्जरी होती है या ऑपरेशन होता है तो हमें पेन किलर्स दिया जाता है जिससे हमें पेन ना हो. जैसे दांत का भी, जैसे मैंने सिंपल बोला है, दांत का भी अगर आप कुछ करवा के आते हो तो आपको पेन किलर देते हैं क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में दांत का दर्द फिर से शुरू हो जाता है. देन यू आर गिवन द सेडेटिव, पेन किलर आप लेते हो, फिर आपको ठीक हो जाता है. वैसे ही हमारे बॉडी पेन होता है तो हम क्या करते हैं, एक गोली ले लेते हैं और जिससे हमारा बॉडी पेन दूर हो जाता है. तो वो गोली एक्चुअली क्या है, वो सेडेटिव है, वो हमारे पेन को कम करती है. एंड दे यूजुअली डिड नॉट सर्वाइव. तो पहले के टाइम पे जो हार्ट पेशेंट्स थे उनको सेडेटिव्स दे के ट्रीट करते थे, कोई इंजेक्शंस नहीं, कुछ अलग से मेडिसिन नहीं, पेन किलर्स देते थे और यूजुअली वो हार्ट पेशेंट सर्वाइव नहीं करते थे, वो मर जाते थे. देन इन 1893 डैनियल हेल विलियम्स, अ यंग अफ्रीकन अमेरिकन सर्जन, attempted a new medical technique in order to save a patient's life. तो फिर 1893 में डेनियल हेल विलियम्स नाम के अफ्रीकन अमेरिकन सर्जन ने, जो अफ्रीकन और अमेरिकन, थोड़ा आधा अमेरिकन था आधा अफ्रीकन था, ऐसे सर्जन ने, डेनियल हेल विलियम्स, इसने एक न्यू मेडिकल टेक्निक लाया और उसने एक पेशेंट की लाइफ बचाई. उसने क्या किया वो हम अभी देखते हैं इस एग्जाम्पल में. अ पेशेंट जेम्स कॉर्निश was suffering from a very serious knife wound. जेम्स कॉर्निश नाम का एक पेशेंट था जिसको एक चाकू से, नाइफ से बहुत गहरा घाव हो गया था. नाइफ ने क्या किया था, द नाइफ हैड कट एन आर्टरी लेस देन एन इंच फ्रॉम हिज हार्ट. आर्टरी जो हमारे हार्ट में आर्टरीज एंड वेन्स होते हैं, आप साइंस पढ़ते हो, अभी रिसेंटली मैंने इसी पर एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स अपलोड किए हैं. द नाइफ हैड कट एन आर्टरी लेस देन एन इंच फ्रॉम हिज हार्ट एंड पंक्चर्ड द पेरिकार्डियम. तो वो चक्कू के वजह से क्या था, बॉडी का जो उसका हार्ट का जो पेरिकार्डियम था, पेरिकार्डियम मतलब अपना जो दिल होता है ना, हार्ट होता है, उसके ऊपर एक सैक कवरिंग होता है, उसको प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, सैक बोरी जैसा, तो वो उसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं. तो वो पेरिकार्डियम को भी उसने चीर दिया था, पंक्चर कर दिया था, मतलब वो फुला हुआ सा रहता है उसको पंक्चर कर दिया था, उसमें चक्कू घुस गया था काफी हद तक, और आर्टरी को भी एक आधा इंच कट कर दिया था हार्ट में. तो डॉक्टर विलियम्स, उन्होंने विथ 6 स्टाफ डॉक्टर्स, 6 स्टाफ डॉक्टर्स के साथ परफॉर्म्ड अ कॉम्प्लिकेटेड एंड डेयरिंग ऑपरेशन. उन्होंने एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और डेयरिंग ऑपरेशन किया, मतलब उस वक्त का सबसे पहला आप बोल सकते हो. डॉक्टर विलियम्स बिकेम द फर्स्ट सर्जन टू सेव हिज पेशेंट बाय सक्सेसफुली रिपेयरिंग द ह्यूमन हार्ट. तो ऐसे वक्त में उसने ह्यूमन हार्ट को रिपेयर किया, तो वो डॉक्टर विलियम जो है पहले डॉक्टर बन गए जिन्होंने हार्ट के ऑपरेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया और इसमें उनका पेशेंट सर्वाइव भी हुआ. नाउ मेनी मोर एडवांस टेक्निक्स आर यूज्ड इन दिस स्पेशलिटी टू डील विद द हार्ट कॉम्प्लिकेशंस. तो आज की तारीख में हार्ट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं वो बहुत ही एडवांस्ड टेक्निक से क्योर की जाती है. जैसे कोई स्पेशलाइज्ड टेक्निक यूज होती है स्पेशली हार्ट पेशेंट्स के लिए, उन टेक्निक से हार्ट कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व किया जाता है. ओपन हार्ट सर्जरी विच कैन हेल्प टू रिपेयर हार्ट डिफेक्ट्स, हार्ट वॉल्स और इवन रिप्लेस देम इज ऑल्सो परफॉर्म सक्सेसफुली. तो आजकल ओपन हार्ट सर्जरी, पहले के जमाने में जब ओपन हार्ट सर्जरी करते थे तो पेशेंट मर जाता था, लेकिन अब वो पॉसिबल है. ओपन हार्ट सर्जरी जिससे हम हार्ट में जो भी डिफेक्ट्स है वो हम उन डिफेक्ट्स को दूर कर सकते हैं, जैसे कि हार्ट वॉल्व्स को चेंज करना. हमारे बहुत सारे वॉल्व्स होते हैं हार्ट में, ब्लॉकेजेस आ जाते हैं उनमें, तो हार्ट वॉल्व्स को रिपेयर करना और इवन रिप्लेस देम. कई बार तो हार्ट वॉल्व्स अगर रिपेयरेबल नहीं है तो उनको रिप्लेस कर देते हैं डॉक्टर्स. तो इस टाइप के ऑपरेशंस भी सक्सेसफुल हुए हैं, यानी हार्ट के अंदर आप चेंजेस कर सकते हो. इवन हार्ट भी ट्रांसप्लांट हुआ है. विथ प्रॉपर मेजर्स पेशेंट्स कैन रिकवर फ्रॉम कार्डियक सर्जरी फास्टर देन दे डिड बिफोर. और अगर प्रॉपर मेजर्स लिए जाए, मेडिसिन, रेस्ट, एवरीथिंग ऑन टाइम, तो हार्ट पेशेंट्स भी बहुत जल्दी रिकवर हो सकते हैं और पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था. नेक्स्ट हम आते हैं न्यूरो सर्जरी पे. सबसे पहला हमने किया कार्डियक सर्जरी, अब नेक्स्ट हम आते हैं न्यूरो सर्जरी पे. दिस इज अनदर रिसेंट स्पेशलिटी टू हैव रिसीव्ड रिकॉग्निशन सिंस द अर्ली 1900s. मतलब अर्ली 1900s यानी कि 1901 2 या इसी टाइम पे 10 साल के अंदर अंदर न्यूरो सर्जरी एक दूसरा स्पेशलिटी जो उभर कर आया, जिसे रिकॉग्निशन मिला थ्रू आउट द वर्ल्ड इन दिस अर्ली 1900s कि हाँ इस टाइप की भी कोई सर्जरी होती है, ये भी कोई एक डॉक्टर है. इट इज कंसर्न्ड विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम.
हमारे जो नर्वस सिस्टम है यानी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, जो इनके नर्व्स होते हैं, जो नर्वस सिस्टम है हमारा पूरा, हम पूरे साइंस में पढ़ते हैं व्हाट इज अ नर्वस सिस्टम। तो इस नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है ये न्यूरोसर्जरी। नर्व्स को ठीक करता है, रिपेयर करता है। बहुत सारे डिसऑर्डर्स हमारे ब्रेन में हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द नर्व्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो उनके लिए ये न्यूरोसर्जरी होती है। न्यूरोसर्जन्स ऑपरेट ऑन द ब्रेन, दिमाग के लिए न्यूरोसर्जन्स है बेसिकली। द स्पाइन, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइन जहां पर सारी नर्व्स जो है जुड़ी हुई रहती है, और नर्व्स जिसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं ना, कभी कभी हमें अचानक से कुछ रिएक्ट करना होता है तो वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है हमारा, तो वो होता है स्पाइन से, स्पाइन की वजह से। दे कैन ट्रीट पेशेंट्स ऑफ ऑल एजेस। न्यूरोसर्जन्स जो है वो कोई एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड एज ग्रुप के लोगों को ट्रीट करे वैसा कुछ नहीं है, वो सभी एज के बच्चों को, बूढ़ों को, जवान को, सभी को ट्रीट कर सकते हैं, फ्रॉम द न्यू बॉर्न टू द एल्डरली हु हैव सफर्ड अ स्ट्रोक, जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आया है। स्ट्रोक, स्ट्रोक मीन्स हार्ट अटैक्स। हार्वे कशिंग 1869 to 1939 is considered to be the father of modern neurological surgery। तो हार्वे कशिंग को हम फादर ऑफ मॉडर्न न्यूरोलॉजिकल सर्जरी कहते हैं। क्यों? In the early part of the 20th century, he developed basic techniques and instruments for operating on the brain as a distinct surgical specialty। तो उन्होंने इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी यानी कि 1901 टू 1905 या 10 के बीच में आप समझो, तो उन्होंने कुछ स्पेशल टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जिससे स्पेशली हम ब्रेन के ऑपरेशंस कर सकते हैं। कुछ स्पेशलिटी थी उनकी, जो इतने बारीक बारीक फाइन इम्प्लीमेंट्स और टूल्स उन्होंने बनाए थे। तो इन सब टूल्स की मदद से जो ऑपरेशंस होते थे, तो उनके वजह से यह हुआ कि कशिंग ड्रामेटिकली रिड्यूस्ड द मोर्टेलिटी रेट फॉर न्यूरोसर्जरी फ्रॉम 90% टू लेस देन 10%। तो इसका नतीजा ये हुआ कि पहले जब न्यूरोसर्जरीज होती थी तो क्या होता था कि पेशेंट उतना रिकवर नहीं कर पाता था और 90% के करीब पेशेंट्स जो है मर जाते थे। लेकिन जब इन्होंने अपना स्टार्ट किया, हार्वे कशिंग ने जो अपने न्यू टूल्स जो डेवलप किए, इन्होंने मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स जो डेवलप किए स्पेशली इस टाइप के सर्जरीज के लिए, तो जो मोर्टेलिटी रेट था, मोर्टेलिटी रेट मीन्स द डेथ रेट, तो मोर्टेलिटी रेट जो था वो 90% से भी कम हो गया, 10% से भी कम हो गया। जो पहले 90% था वो अब 10% से भी कम हो गया। एंड बाय द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट इन 1937 ही हैड सक्सेसफुली रिमूव्ड मोर देन 2000 ट्यूमर्स। तो जब उनका रिटायरमेंट था 1937 में, तो उस वक्त तक उन्होंने करीब 2000 ट्यूमर्स को निकाला था, 2000 ट्यूमर्स के ऊपर ऑपरेट किया था। द मेन रीजन दैट मोर्टेलिटी रेट्स हैड बीन सो हाई बिफोर वाज ब्लड लॉस। तो पहले जैसे 90% करीब लोग मर जाते थे, नहीं रिकवर कर पाते थे, तो वो क्यों, क्या मेन रीजन था? तो उसका मेन रीजन था वो था ब्लड लॉस। तो आप बोल सकते हो द मेन रीजन दैट मोर्टेलिटी रेट्स हैड बीन सो हाई, मोर्टेलिटी रेट्स, व्हाई वर मोर्टेलिटी रेट्स हाई? द मेन रीजन बिहाइंड द मोर्टेलिटी रेट वाज हाई वाज ब्लड लॉस। काफी खून बह जाता था ना ऑपरेशन के दौरान, तो वो खून को हम रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि बॉडी पार्ट अगर कट होंगे तो खून निकलेगा ही, तो ब्लड लॉस के कारण भी पेशेंट मर जाता था। तो अमंग कुशिंग्स सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स आर द मेथड्स ही डेवलप्ड टू स्टेम दिस ब्लड लॉस बाय इन्वेंटिंग अ क्लिप कॉल्ड सिल्वर क्लिप और कशिंग क्लिप। तो उन्होंने, कशिंग ने क्या किया, सबसे बड़ा अचीवमेंट उनका क्या था? हार्वे कशिंग का सबसे बड़ा अचीवमेंट उनका ये था कि उन्होंने इस ब्लड लॉस को कम करने के लिए या ब्लड लॉस होने से बचने के लिए एक क्लिप जो है इन्वेंट किया। उस क्लिप का नाम है सिल्वर क्लिप और उसे हम कशिंग क्लिप भी कहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कशिंग्स क्लिप, ये रहा कशिंग्स क्लिप यहाँ पे। तो ये जब हम स्पाइन्स, देखो ये नर्व्स है, नर्व से जब वो ऑपरेट करते हैं तो काफ़ी ब्लड लॉस होता है, तो उसके लिए ये इस टाइप की क्लिप जो है वो रखते हैं ऑपरेशन के दौरान, जिससे ब्लड लॉस जो है यहाँ पे, वैसे मुझे इतना मेडिकल टर्म्स तो पता नहीं है, बट ये जो क्लिप कुछ इस टाइप का है, या फिर ये जो यहाँ पे बताया जा रहा है कुछ इस टाइप का है। कुछ इंसर्शन किया जाता है बॉडी पार्ट में, ऑपरेटेड पार्ट में, जहाँ पर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्लिप्स लगाए जाते हैं, जिससे ब्लड जो है वहीं पर चला जाता है या रुक जाता है, और जिससे ब्लड जो है वापस से आगे, मतलब बाहर बहकर नहीं निकलता है। Thus, neurosurgery is one of the most cutting edges in the world of surgery and medicine। तो cutting edges means
लेटेस्ट डेवलपमेंट। तो न्यूरो सर्जरी इन द वर्ल्ड ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन में लेटेस्ट डेवलपमेंट है। व्हाट इज रोबोटिक सर्जरी? अब हम रोबोटिक सर्जरी पे आते हैं। व्हाट इज रोबोटिक सर्जरी? रोबोटिक सर्जरी इज अ टाइप ऑफ मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी मतलब अब हम जब सर्जरी करते हैं तो बॉडी पार्ट कट करना पड़ता है, तो कभी कभी बड़े बड़े कट्स भी हो जाते हैं। तो मिनिमली इन्वेजिव मतलब कम से कम, छोटे से छोटा कट हम बॉडी में करके भी बड़े से बड़ा ऑपरेशन कर सकते हैं। सो उसे हम कहते हैं रोबोटिक सर्जरी। मिनिमली इन्वेजिव मीन्स दैट इंस्टेड ऑफ ऑपरेटिंग ऑन पेशेंट्स थ्रू लार्ज इंसाइशन, सी इंसाइशन का मतलब होता है कटिंग, बॉडी पार्ट पे या स्किन पे जहां पर ऑपरेट किया जाता है वहां पर कट किया जाता है। तो पहले क्या था, पहले बड़े बड़े कट होते थे बॉडी पे जहां पर भी ऑपरेशन होता था, लेकिन अब वैसा नहीं होता है। अब वो जो कट्स है वो एकदम छोटे से छोटा ही होता है बॉडी पार्ट, ताकि हमारी बॉडी स्किन जो है, शरीर जो है वहां से खराब ना लगे। तो वो जो है लार्ज इंसाइशन की जगह पर बहुत ही मिनिएचराइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज किया जाता है, बहुत ही छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं। मिनिएचराइज्ड मीन्स वेरी स्मॉल इन साइज दैट फिट थ्रू अ सीरीज ऑफ क्वार्टर इंच इंसाइशन। देखो क्वार्टर इंच इंसाइशन, अभी 1 इंच हमको पता है, 1 इंच कितना होता है मेजरमेंट, 1 इंच का 1/4 ले लो, 1/4 1/4 भाग, यानी सोचो 1 इंच का भी 1/4 भाग ले लेते हैं, यानी कितना छोटा वो कट आपके बॉडी में होता है। और फिर वो उसके अंदर हम उसके अंदर से भी बड़े बड़े ऑपरेशंस कर सकते हैं। When performing surgery with the Da Vinci, the world's most advanced surgical robot, these miniaturized instruments are mounted on 3 separate robotic arms. तो ये है, मैं अभी आपको बताऊंगी डा विंसी का। तो when जब हम डा विंसी पर परफॉर्म करते हैं तो ये वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस्ड सर्जिकल रोबोट है, पूरे वर्ल्ड का। डा विंसी मीन्स सर्जिकल रोबोट, मोस्ट एडवांस सर्जिकल रोबोट। ये एक रोबोट है जो सर्जरी करता है, द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस सर्जिकल रोबोट। दीज मिनिएचराइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स आर माउंटेड ऑन 3 सेपरेट रोबोटिक आर्म्स। तो ये जो छोटे छोटे मिनिएचराइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ऑपरेशन करने के काम आते हैं, ये रोबोट के 3 हाथों में रख दिए जाते हैं, 3 आर्म्स में। और 4th आर्म में उसके होता है एक हाई मैग्नीफाइड हाई डेफिनेशन 3D कैमरा, जिससे सर्जन को पता चल जाता है कि क्या प्रोसीजर उसको करना है, अंदर से किस तरीके से ऑपरेट करना है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि किस तरीके से डा विंसी किया जाता है। मैंने यहाँ पर एक निकाल रखा था, देखो इस तरीके से ये डा विंसी है, ये रोबोट है। और ये यहाँ पर इसके 4 आर्म आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 और 4, ये 4 आर्म्स है इसके। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, बिल्कुल ये रहा 1 2 3 और ये 4th आर्म आपको हल्के से दिख रहा है यहाँ पे भी देख लो 1 2 3 एंड 4। हियर ऑल्सो यू कैन सी 1 2 3 एंड देयर 4। यहाँ 4 नीडल्स आपको दिख रही है नीचे। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये जो है रोबोट जो है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 नीडल्स, ये इस तरीके से रोबोट जो है सर्जरी ऑपरेट करता है। यहाँ पे देखो इस रोबोट को इस तरह से फिक्स किया जाता है, और ये डॉक्टर जो है यहाँ से इस मशीन से देखेंगे, और उनको ये जो है ना, ये मशीन से इतना हाई डेफिनेशन ये रहता है ना कैमरा, और इस कैमरे से जो कनेक्टेड रहता है, उनको बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे वो खुद ही अंदर है, इंसान के अंदर ही चले गए हैं और वो पूरी अंदर से ही ऑपरेशन कर रहे हैं। बिल्कुल इस तरीके से उन्हें महसूस होता है, क्योंकि ये सारे के सारे हैंड्स जो हैं अंदर रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो आई होप आपको ये डा विंसी का समझ में आया होगा। तो डा विंसी का जो 4था आर्म है दैट कंटेन्स मैग्नीफाइड हाई डेफिनेशन, तो उसके जो 3 हाथ जो रहते हैं, टोटल 4 हाथ है, उनमें से 3 हाथ पे तो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं जिससे वो ऑपरेट होता है, और बाकी 4थे हाथ में वो कैमरा होता है मैग्नीफाइड हाई डेफिनेशन 3D कैमरा, जिससे डॉक्टर साइड में बैठ के, चेयर पे बैठ के वो एक अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। और वो तीनों हाथ जो है सब कुछ कनेक्टेड रहता है मशीन से, और वो जैसे जैसे डॉक्टर अपने हाथ यहाँ मूव करेगा कैमरा पे, बिल्कुल उसी तरीके से वहां पर ये डा विंसी काम करेगा। जैसे ये यहाँ पे देखो अपने हाथ इधर डाल रखा है उसने अंदर में, तो ये जैसे इधर इधर अपना हाथ मूव करेगा वैसे वैसे ये डा विंसी अपने आर्म्स मूव करेगा, और वो आप आराम से ऑपरेशन हो जाता है। द सर्जन कंट्रोल्स दीज इंस्ट्रूमेंट्स एंड द कैमरा फ्रॉम अ कंसोल। कंसोल मतलब एक ये देखो ये रहा मीनिंग यहाँ पे, अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्प्ले, इनपुट डिवाइसेस एंड कंट्रोल मैकेनिज्म यूज टू कंट्रोलिंग अ रोबोट। ये मैंने अभी आपको बताया ना, जिसमें डिस्प्ले भी है, यानी आप देख भी सकते हो, इनपुट डिवाइसेस भी है, यानी वहां पर आप उसको मॉनिटर भी कर सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो, बिल्कुल जैसे एक कंप्यूटर गेम होता है। हम किस तरह से कंप्यूटर गेम के रिमोट जो है हमारे हाथ में होते हैं, और हम जैसे जैसे मूव करते हैं रिमोट कंट्रोल के कंप्यूटर गेम्स में, वैसे वैसे टेलीविजन में हमें मूव होते हुए दिखाई देते हैं।
बिल्कुल उसी तरीके से ये इनपुट डिवाइसेस है एंड कंट्रोल मैकेनिज्म यूज टू कंट्रोलिंग अ रोबोट, और बहुत सारे कंट्रोल मैकेनिज्म्स होते हैं जिससे हम रोबोट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंसोल से वो डॉक्टर्स जो है वहां पर देखते हैं और इंस्ट्रूमेंट को पूरी तरीके से सर्जन्स जो है कंट्रोल करते हैं, लोकेटेड इन द ऑपरेटिंग रूम। और ये इंस्ट्रूमेंट्स ऑपरेटिंग रूम में है और डॉक्टर ऑपरेटिंग रूम से बाहर है। प्लेसिंग हिज फिंगर्स इनटू द मास्टर कंट्रोल, डॉक्टर जो है सर्जन जो है अपने मास्टर कंट्रोल पे फिंगर्स रख रखा है एंड ही इज एबल टू ऑपरेट ऑल द 4 आर्म्स, और वो चारों के चारों आर्म्स को ऑपरेट कर सकता है ऑफ डा विंसी। While looking through a stereoscopic high definition monitor, the robot literally places the surgeon inside the patient. और मतलब जब वो ये स्टीरियोस्कोपिक हाई डेफिनेशन मॉनिटर से देखते रहते हैं, स्टीरियोस्कोपिक हाई डेफिनेशन मॉनिटर मीन्स दिस थिंग, ये जो देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये इसके अंदर जो देख रहे हैं, दिस इज स्टीरियोस्कोपिक हाई डेफिनेशन मॉनिटर। बहुत एकदम उसको ऐसा लगता है जैसे वो सर्जन उस पेशेंट के अंदर ही चले गए हैं, है ना। द रोबोट लिटरली प्लेसेस द सर्जन इनसाइड द पेशेंट। दिस गिव्स हिम अ बेटर मोर डिटेल्ड 3D व्यू ऑफ द ऑपरेटिंग साइट, तो जिससे डॉक्टर को सर्जन को एक बहुत ही 3D व्यू, एकदम डिटेल्ड व्यू मिल जाता है ऑपरेशन साइट का। थस द सर्जन्स आई कैन प्रोवाइड, तो इस तरीके से देन द सर्जन्स, और सर्जन जो अपनी आंखों से देखकर ऑपरेट करे उससे भी बेटर व्यू उनको इस ऑपरेटिंग डिवाइस मशीन से मिलता है। एवरी मोमेंट ही मेक्स विद द मास्टर कंट्रोल इज रेप्लिकेटेड एक्यूरेटली बाय द रोबोट, तो जो भी वो अपने मास्टर कंट्रोल से हैंड से मूवमेंट करता है वो यहाँ पे रोबोट्स जो है उसी तरीके से मूव करते हैं। When necessary, the surgeon can even change the scale of the robot's movement, और जैसे अगर जरूरत लगे तो सर्जन जो है स्केल चेंज कर सकता है। स्केल मीन्स व्हाट? स्केल मीन्स द रेशियो, द मूवमेंट ऑफ सर्जन्स हैंड टू द मूवमेंट ऑफ दैट रोबोट, तो उस मूवमेंट को वो चेंज कर सकते हैं। जैसे 3:1 चाहे तो 3:1 कर सकता है, 5:1 चाहे तो 5:1 कर सकता है, जैसे उनकी इच्छा। जिस पूरा फ्रीडम है उनको हाथ अपना हिलाने के लिए, घुमाने के लिए उस मॉनिटर पे। तो उसमें अगर वो सर्जन 3 इंचेस हाथ घुमाता है तो मॉनिटर जो डा विंसी है वो सिर्फ 1 इंच ही हाथ घुमाएगा। ऐसा 3:1 मीन्स द टिप ऑफ द रोबोट्स आर्म विल मूव जस्ट 1 इंच फॉर एवरी 3 इंचेस दैट सर्जन्स हैंड्स मूव्स। Utilizing this advanced technology, our surgeons are able to perform a growing number of complex surgical procedures. Since these procedures can now be performed through very small incisions, our patients experience a number of benefits compared to the open surgery of the past. तो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके हमारे सर्जन्स अब बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस करने लग गए हैं, उनके नंबर भी बढ़ गए हैं ऑपरेशंस के, और कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ गई है। कॉम्प्लेक्स सर्जिकल ऑपरेशंस भी बहुत आराम से, आसानी से कर लेते हैं। और क्योंकि ये ऑपरेशंस प्रोसीजर्स जो है बहुत ही छोटे से इंसाइशन की वजह से भी हो सकता है, मतलब बॉडी में ज़्यादा बड़ा कट नहीं करते हैं, तो हमारे पेशेंट्स को बहुत सारे बेनिफिट्स इसके मिलते हैं। क्योंकि शरीर में छोटा सा कट होने की वजह से पेन भी ज़्यादा नहीं होता है, तो ओपन जो सर्जरीज पहले पास्ट में होती थी उनके मुकाबले तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हमारे पेशेंट्स को मिल जाते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर, इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। और इसी के साथ मैं इस लेसन को ख़त्म करती हूँ। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।